नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों कैसे आप सब लोग। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे ऐसे इस वीडियो में हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत और अफगानिस्तान को लेकर आ रही है। भारत और अफगानिस्तान जल्द ही शतूत बांध के निर्माण के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इस बांध का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो इस शहर यानी कि काबुल शहर में रहने वाले करीबन 2 मिलियन निवासियों को होगा, जिन्हें सुरक्षित पेयजल मिलेगा। ये देश का दूसरा बांध होगा। अफगानिस्तान ने कहा कि शहतूत डैम भारत की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगा और अफगान इसके लिए मार्ग प्रशस्त भी करेगा। साथ ही अफगानिस्तान का ये भी कहना है कि ये परियोजना उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पीने योग्य पानी काबुल के नागरिकों के लिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है और हम इस परियोजना के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि भारत अफगानिस्तान में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। जैसे कि अफगान संसद डेलाराम से जारान तक 218 किलोमीटर तक की सड़क, अफगानिस्तान को ईरान से जोड़ने वाली 202 किलोमीटर की फूल एक खोमरी सड़क भी इसमें शामिल है। इसके अलावा भारत ने कोविड महामारी के दौरान 75,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा। इसके अलावा 20 टन से अधिक जीवन रक्षक दवाइयां भी वहां भेजी। यानी कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध काफी मजबूत हो रहे हैं। हालांकि ये पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन भारत अपनी ताकत को लगातार एशियाई देशों में बढ़ा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो अर्जुन MK1 अल्फा टैंक को लेकर आ रही है। मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1 अल्फा के परीक्षण अंतिम चरण में है और इस टैंक के उन्नत संस्करण का जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था और ये टैंक सेना की फायर पावर को बढ़ाएगा। इसे स्वदेशी रूप से DRDO और कंबाइंड व्हीकल रिसर्च ने बनाया है। इसने एडवांस वर्जन में फायरिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम और गाइडेड मिसाइल से। इसमें कई विशेषताएं हैं जो कि सेना की फायरिंग क्षमताओं को मजबूत करेंगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर अर्जुन टैंक की सवारी की, जिसके बाद से यह अटकलें और ज्यादा बढ़ गई कि अब ये टैंक जल्द से जल्द भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। सेना के सूत्रों ने बताया कि अर्जुन टैंक की 2 यूनिट्स अभी सेना में मौजूद है, लेकिन सेना की आवश्यकताओं के अनुसार DRDO ने इसमें 14 अपग्रेडेशन किए हैं। इंडक्शन ट्रायल हो चुका है और जल्द ही इसे सेना में शामिल किया जाएगा। यही नहीं, मार्क 2 संस्करण के साथ 2 और रेजिमेंट्स को शामिल किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें टैंक रोधी मिसाइल दागने की सुविधा होगी। सूत्रों के अनुसार मार्क 1A में गनर मेन साइट को इम्प्रूव किया गया है। साथ ही ऑटोमेटिक लक्ष्य ट्रैकिंग के साथ इसे इंटीग्रेटेड किया गया है, जो कि टैंक के क्रू को गतिशील लक्ष्यों को ऑटोमेटिक रूप से ट्रैक करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अर्जुन मार्क 1A की बंदूक को एक कंप्यूटराइज्ड इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे टैंक में पहले की दौर की मारक क्षमता होती है। ये बंदूक दिन और रात में सटीक निशाना लगा सकती है और ऑटोमेटिक लक्ष्य ट्रैकर के साथ मिलकर गतिशील स्थितियों में भी सटीक जानकारी की गारंटी देती है। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि लद्दाख को लेकर आ रही है। सीमा विवाद को लेकर भारत के कड़े रुख के बाद चीन झुकने को मजबूर हो गया और उसे अपने सैनिकों को पीछे हटाना पड़ा। चीनी सैनिकों को खदेड़ने की पीछे की वजह सरकार की तरफ से हरी झंडी थी। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सरकार की तरफ से आर्मी को चशुल सब सेक्टर और पूर्वी लद्दाख में 6 से 7 जगहों पर कब्जा करने की स्थिति को मजबूत करने की छूट दे दी गई थी। राजनीतिक निर्देश के बाद आर्मी ने चीन की सेना को खदेड़ने का पूरा प्लान बनाया। अगस्त के आखिरी में सेना ने मुकपरी, रेजंगला और गुरुंग की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया और पैंगोंग लेक के दक्षिण में भी अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। अधिकारी ने कहा कि मई में ही सरकार ने आर्मी को निर्देश दिया था कि 6-7 जगहों पर आगे बढ़ा जाए। अधिकारियों ने कहा कि इनमें से कई जगहें LAC के उस पार थी। इसी वजह से भारत ने चीन को शर्त मनाने पर मजबूर कर दिया। अधिकारी ने आगे बताया कि 9वें चरण की बातचीत के लिए दिए गए मेमो पर चीन की सहमति का इंतजार किया जा रहा है। 6 नवंबर को 8वें राउंड की वार्ता हुई थी। अधिकारी ने बताया कि चीन फिंगर 4 एरिया से अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने कहा कि लगता है कि चीन अपनी बात से मुकर जाएगा, क्योंकि उसके शीर्ष नेतृत्व अड़ियल रुख अपना रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि चीन ने भारत से कहा था कि सेना को चशुल सब सेक्टर और पैंगोंग साउथ से हटा लिया जाए। जानकारी के मुताबिक चीन चाहता है कि भारत पैंगोंग साउथ से हट जाए। भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि यहाँ से हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बातचीत में समय लग सकता है। भारत इंतजार करने को भी तैयार है। यानी कि 6 से 7 जगहों पर भारत ने कब्जा किया, जो कि LAC के पार थी। अब ये बात सबके सामने उजागर भी की गई है सरकार की तरफ से। अगली खबर चीनी ऐप्स को लेकर आ रही है। दरअसल चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने से बहुत बड़ा फायदा भारत को मिला है।
दरअसल चीन की कंपनियों ने ऐप्स के माध्यम से भारतीय लोगों की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी। भारत ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया और करीबन 260 से अधिक ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने चीन पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। चीनी ऐप्स का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब इन पर रोक लगाने से चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है। चीनी तकनीकी के दिग्गज दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में इंटरफेयर कर रहे हैं और उपयोगकर्ताओं की नाजायज बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही ये देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था का भी उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए भारत के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया था जो भी समझौते भारत चीन के बीच में हुए थे कि भारत ने अब इस पर प्रतिबंध लगाना है। चीन WTO के नियमों का उल्लंघन भी कर रहा है। यही नहीं, आप खुद समझ सकते हैं कि चीन इतना बेईमान है कि उसने अपने देश के नागरिकों के लिए फेसबुक, गूगल पर भी प्रतिबंध लगा रखा है ताकि उनकी जानकारी और देश ना ले सके। भारत में चीनी कंपनियों के द्वारा निवेश और बड़े भारतीय बाजार में इनकी पैठ भी अब गिर गई है। इन कदमों से भारत सरकार ने चीनी जासूसों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा का जोखिम नहीं उठा सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो नाविक को लेकर आ रही है। दरअसल इसरो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने नाविक को वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम यानी कि WWRNS के एक कंपोनेंट के रूप में मान्यता दे दी है। नवंबर में आयोजित IMO की समुद्री सुरक्षा समिति की 102वीं बैठक में ये मान्यता प्रदान की गई थी। समिति ने कहा कि नाविक 55 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के भीतर समुद्र के पानी में जहाजों की नेविगेशन में सहायता करने के लिए ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करता है। अप्रैल में नाविक L5 को डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS एप्लीकेशन के लिए रेडियो टेक्निकल कमीशन फॉर मैरीटाइम सर्विसेज यानी कि RTCM के मानक 1040.3 में शामिल किया गया था। ये विकास समुद्री नेविगेशन, सर्वेक्षण और अन्य क्षेत्रों में नाविक के उपयोग को सक्षम करेंगे। यानी कि नाविक को अब इंटरनेशनल रूप से मान्यता दे दी गई है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो स्पेस को लेकर आ रही है। IIT गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पदार्थ खोज निकाला है जो आने वाले समय में अंतरिक्ष मिशन में अधिक सामान ले जाने में मदद करेगा। ये पदार्थ ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जिससे कम ईंधन में उड़ान संभव होगी और उतने ही वजन का अधिक सामान को लेकर वो अंतरिक्ष में जा सकेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने नैनो एडिटिव की नई श्रेणी खोज निकाली है। ये रॉकेट प्रपल्जन प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले सॉलिड प्रोपेलेंट की क्षमता को बढ़ाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार सॉलिड प्रोपेलेंट में कई पदार्थ मिलाए जाते हैं जो इसकी जलने की दर को बढ़ाते हैं। इसकी मदद से ईंधन का सर्वाधिक इस्तेमाल संभव होता है। अभी जो पदार्थ इस्तेमाल होते हैं वो ईंधन की क्षमता को 30% तक बढ़ाते हैं, मगर उनके द्वारा खोजे गए पदार्थ की बहुत थोड़ी मात्रा भी ईंधन की क्षमता को 70% तक बढ़ा देती है। इसमें बोरोन की मात्रा अधिक होती है। IIT गांधीनगर में एसोसिएट प्रोफेसर कबीर जसूजा ने बताया कि कुल ईंधन की 1% मात्रा में ये पदार्थ ईंधन की ऊर्जा उत्पादन 70% तक बढ़ा देगा। यानी कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी कि अब कम ईंधन में अधिकतम उड़ान और पेलोड ले जाने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।